आचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नमो अरिहन्तां। टीचिंग एंड लर्निंग इन प्राकृत लैंग्वेज, इस विषय में आज से पार्श्वनाथ विद्यापीठ में जो 21 दिवसीय कार्यशाला का प्रारंभ हो रहा है, इस उद्घाटन सत्र के माननीय अध्यक्ष परम श्रद्धेय विद्वत वरेण्य प्रोफेसर विजय शंकर शुक्ल जी और इस विद्यापीठ के इस संस्था के माननीय निदेशक डॉक्टर एस.पी. पांडे जी और अभी जिनका उद्बोधन एक सारगर्भित संपूर्ण आयामों को बताते हुए जो भाषण अभिव्यक्ति हमने सुनी, जो इस सीधे इस विषय से साक्षात न संबद्ध न होकर भी इतने सारे विषयों को उन्होंने प्रस्तावित किया। जैसे श्रीमान बंसाली जी सामने विद्यमान, जिनके छत्र छाया में अभी आगे कार्यशाला चलेगी, प्रोफेसर शर्मा जी जो गुजरात से आए हैं, उनसे मेरा वहाँ से परिचय था, और प्रोफेसर राम द्विवेदी जी, प्रोफेसर शाह जी तथा प्रोफेसर तिवारी जी, प्रोफेसर जैन साहब, और यहाँ संचालक संयोजक गोपी सिंह जी, और तथा अभी सभी जो इसके संयोजक हैं, और सर्वोपरि जो इसके प्रतिभागीगण, मैं सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। इस विषय में जो इसके दो पार्ट हैं, दो अंश हैं, टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। उससे मैं एक उदाहरण देता हूँ जो प्राय सभी को ज्ञात होगा। अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक में नटी एक ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करती है। वह इस प्रकार है, ईसी सी चुंबी आई हमरे सुकुमार केसर सिहाई ओद सयंती प्रयमाना ममदाओ शिरीष कुसुमाई। इसका संस्कृत रूपांतर में नहीं करना, यह बताने के लिए कि यह अन्वित होकर धाराएं चलती रही। हमने कदाचित, हम जैसे संस्कृत के विद्यार्थी सभी समय में उसका संस्कृत रूपांतर ही पढ़ते रहे और इसकी विशिष्टताओं को सामने नहीं लाए। यह एक दोनों धाराओं को साथ साथ लेने की जो परंपरा उस समय थी, जो महाकवि कालिदास की रचना में थी, उसके उत्तर काल में उनको साथ साथ लेने की जो मानसिकता, जो बौद्धिकता, जो शैली, जो व्यवस्था उस प्रकार से नहीं होने के कारण आज हमें कार्यशाला की आवश्यकता पड़ती। अगर उस तरह से चलती रहती, उसको उस तरह से अध्ययन परंपरा जोड़ कर देखने की मानसिकता बनती, तो संभवतः हम और उत्तम उदात्त होकर सामने समाज के सामने आते। आधुनिक काल में 1888 में सामवतम एक नाटक लिखा, पंडित अंबिका व्यास बड़े उद्भट विद्वान थे, जिनका शिवराज विजय प्रसिद्ध है और बहुत सारी रचनाएं हैं, बड़े प्रयोग धर्मा थे। उन्होंने होली के लिए गीत लिखा, सामवतम नाटक में, संस्कृत नाटक है, लेकिन होली का गीत उन्होंने लिखा। मैं दो पंक्तियां बोलता हूँ। होलियोत्सवो सोहई,
होलिकोत्सव शोभते होलियोत्सवो सोहई मद्दई मोदमुह महुरम। महुर शब्द श्री जगन्नाथ मंदिर में एक सब्जी बनती है, उसको महुर कहते हैं। मधुर से बना है, बड़ा स्वादिष्ट है। आप लोगों ने जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर पुरी में प्रसाद सेवन का अवसर पर देखा होगा, उसको महुर कहते हैं। ये महुरम महुरम उणकोवि बुहे पिठादम धावई उद्दई गावई रच्चई कोवि करई सुरनादम स्वरमोनादम। अर्थात ऐसे प्रयोग धर्म हमारे बीच में अभी अभी हुए हैं, तो संस्कृत के उत्कट विद्वान होते हुए भी प्राकृत की धारा को साथ साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति ही नहीं, प्रयोग भी करके दिखाया है। हम भाषा को, हम जानते हैं भाषा भाव की अभिव्यक्ति के लिए सर्वोत्कृष्ट साधन है, किंतु इसकी सीमितता आ जाती है, क्योंकि भाषा के इतने ही वर्ण होते हैं। कोई भी भाषा हो वो अ आ क ख ग घ म इसी में ही सीमित होना पड़ता है। भाषा के लिए जो साधन है अत्यंत सीमित है। नमो कहें तो नमो कहें, म न न द म, मारा कहें मरा कहें, राम कहें मीरा कहें, म र को ही खेलना है, इसी को ही लेकर ही बनाना है, अधिक नहीं कर सकते। अधिक से अधिक कितने वर्ण कर सकते हैं इसके बारे में हम, हमारे यहाँ ध्वनि विज्ञान में उल्लेख है। अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं, कम से कम क्या कर सकते हैं, वो भी है। उतने ही साधन में कितनी विविधताओं को ला सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने श्रीमती गांधी को पत्र लिखा कि परिचय के लिए, किसी को पहचानने के लिए किसी नदी के तट पर जाओ, नदी में कोई पत्थर कंकड़ को देखो, उससे हम बैठो, उसे ध्यान से देखो, उस पत्थर में इतना छोटा रूप हो गया, घिसते घिसते कितने परिवर्तन आए। इस परिवर्तन की बात अभी और जिसका उल्लेख श्रीमान पंडित जी ने किया कि किस प्रकार से भाषाई परिवर्तन भावों की अभिव्यक्ति के लिए अलग अलग रूपों में कैसे कैसे खड़े होते हैं। आज हमारे पास आग है, तो अग्नि से बना, अग्नि कैसे बनी, उस तरह से अग्नि से चलकर सर्प से चलकर सांप तो कैसे आए, उस सांप को देखकर, सांप को अर्थात सांप पदार्थ को नहीं, सांप शब्द को देखकर हम सर्प की स्थिति को समझ पाएंगे। इसलिए धैर्य चाहिए, उसके लिए उद्यम चाहिए, प्रयोग की अवधारणा चाहिए। इसीलिए हम इस कार्यशाला को करते क्यों, इसकी आवश्यकता क्या है कि हम किसी एक जगह पर खड़े रहते हैं जहाँ हमारे सामने सांप है, हमारे सामने आग है, अग्नि नहीं आग है, उस आग को देखें तो अग्नि की से चलकर उस आग की यात्रा कितनी लंबी हुई, कितने भेद प्रभेद और परिवर्तन संस्करण के बाद यह स्थिति आई, उसको समझने की एक धारा को समझने की एक धारणा बनेगी, उसके लिए प्रयास करने का अवसर मिलेगा। यह अवसर छोटा नहीं, यह सामान्य नहीं, क्योंकि पूरे हजारों वर्षों का इसमें साहित्यिक लेख, साहित्यिक प्रकृति है, इसमें अभिलेखों का विषय है, पांडुलिपियों का उल्लेख, और कितने प्रकार के अभी केवल धर्म से कहीं ना कहीं हम कुछ दुर्भाग्य का ही शिकार हो जाते हैं। कदाचित किसी भाषा को किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से किसी जोड़कर हम देखने के लिए कहीं एक गलत ही कर सकते हैं। क्यों भाषा किसी सीमित सत्ता में रहती नहीं, प्रवाह इसका धर्म है, तो प्रवाह चलता रहता है। इन प्रवाहों को समझने की मानसिकता चाहिए। हम कहीं ना कहीं किसी कोने में खड़े हो जाते हैं, कोने में खड़ा न हो, इसलिए ये कार्यशाला होती है। टीचिंग और लर्निंग दोनों, लर्निंग करेंगे तो हम कोने से बाहर आएंगे। लर्निंग इसीलिए अपेक्षित है, उसका असली स्वरूप, उसका असली धर्म, उसका उद्देश्य, किस अभिव्यक्ति के लिए जो भीतर से उनके भीतर की क्षमता, उसको पहचानने का अवसर मिलता है। अन्यथा हम किसी कोने में बैठ जाते हैं, कहते हम या तो हम सब कुछ जानते हैं अथवा हम कुछ नहीं जानते। दोनों हमारे लिए हानिकारक है।
कुछ जानते हैं, हमारे पास सब कुछ है, यह कहने की भी गलती कर बैठते हैं, अथवा कुछ भी नहीं जानते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो विदेशी कहेंगे वो हम कहेंगे। इसीलिए जो दो एस्पेक्ट इसमें हैं, वो प्रोफेसर शर्मा जी हैं जो टीचिंग एस्पेक्ट बताएंगे, अर्थात किस तरह से उसमें कैसे संयोग होता है, कैसे वाक्य रचना होती है, क्या क्या ओमिशन है, क्या क्या कमीशन है, उनकी भाषाओं में स्वभाव में किस तरह से बदलाव आते रहते हैं, और उस बदलाव का धर्म क्या है, उसके लिए क्या क्या क्षमताओं का विकास होना चाहिए, उसको सिखाएं। और जब हम सीखेंगे लर्निंग हमारा पार्ट है, अर्थात हमें जितने प्रतिभागी हैं उसमें मैं भी हूँ, मुझे इसका ज्ञान न होने का, मैं टीचिंग में नहीं हूँ, लर्निंग पार्ट में हूँ, मैं लर्न करूँगा इसमें सहजता कितनी, क्यों इतना सहज है, क्यों लोक भाषा है। प्रोफेसर पंडित जी ने बताया कि लोक भाषा है, लोक भाषा से चलकर यह आध्यात्मिक की भाषा हुई, साहित्यिक भाषा के रूप में परिवर्तित हुई। लोक से साहित्य की यात्रा, लोक मात्र में रहा नहीं, क्योंकि रह नहीं सकती है। कोई भी भाषा किसी सीमितता में रहने के लिए उसका धर्म नहीं, उसको बांधकर हम संकुचित होकर देखने लगे, ये हमारी कमजोरी है, भाषा की नहीं। भाषा कमजोर नहीं, भाषा की को बांधने की जो हमारी एक संकुचितता है, वह हमारा स्वभाव है, हमारी संकीर्णता है, भाषा की नहीं। इतने सारे विकास हो गए, इसे मौ को विसर्ग अनुस्वार करने में सारी प्रकृति में सामान्य सभी सौरसेनी हो, महाराष्ट्रीय हो, वैशाखी हो और मागधी हो, सभी में एक सामान्य विशिष्टता हम देखते हैं। अनेक विशिष्टताओं में यह भी एक विशिष्टता है कि उसमें म का प्रयोग न करते हुए मागध के साथ अनुस्वार का प्रयोग है। ये अनुस्वार को कन्वर्ट करके दूसरी विशेषता बताता हूँ कि इसमें जैसे देवस्य के स्थान पर देवस्य कहते हैं। एक उदाहरण के लिए मैं उस पदों के साथ करते हैं देवस्य कि देवस्य कहा तो उसके लिए हरि या हरि के लिए उसमें ये अगिस्स सादृश्य है, एक तरह से किस धर्म समान धर्म, अर्थात षष्ठी विभक्ति चतुर्थी विभक्ति और इसमें द्विवचन को कम किया, मिनिमाइज किया। क्यों? एक वचन बहुवचन का अडॉप्शन हुआ। ये हम आज संस्कृत भारती के हमारे जो संचालक हैं संस्कृत भारती के ये भी हैं, संस्कृत भारती के करोगी वो द्विवचन जो नहीं करोगे, अर्थात द्विवचन का प्रयोग हम कम करके हम भाषा को और आगे ज्यादा प्रोग्रेसिव, ज्यादा प्रयोग में ला सकते हैं। न्यून करके तो हटाकर नहीं, हटाना और कम करना इसमें अंतर है। हम कदाचित हम कम करते हैं, लोग बैठते हैं कहते हैं कि आधुनिक संस्कृत क्या है, आधुनिक संस्कृत ने तो द्विवचन को हटा दिया। हटा नहीं सकते, हटाना हमारा काम नहीं। हम प्रयोग की अलग अलग दृष्टियों को, अलग अलग शक्तियों को उपयोग में लाते हैं जो अधिक से अधिक उपयोग हो सकता है। उदाहरण के लिए राम शब्द है, is a program on teaching and learning of Prakrit language. Okay. So because the library is not there, it is also inside. So you can just listen for a few minutes and minimize one aspect और इरेडिकेशन नहीं, एलिमिनेशन और मिनिमाइजेशन में अंतर है। इसको समझने की आवश्यकता है। ये समझने के लिए क्या था, ये समझना आवश्यक है। और जैसे कहा समानता सादृश्य का आधार पर वत्सस्य के लिए वत्सस्य समानता समीकरण समान सादृश्य के आधार पर दो स को स्य न कहकर वत्सस्य ऐसा कहा। तो जब वो अग्नि शब्द से लाना था, अग्नि से अग्नि बना, अग्निश्य कहा। संस्कृत में ये नहीं बनती, ये शब्द नहीं बनता है। अग्नि शब्द इकारांत है, अग्नि होता है। वत्स शब्द अकारांत है, वत्सस्य होता है। मधुर साधु शब्द उकारांत है, साधो होता है। लेकिन समानता के आधार पर यहाँ प्रयास किया गया कि इस तरह से कहकर हम कम्युनिकेशन को बढ़ा सकते हैं। साधुस्य, अग्निश्य, वत्सस्य
करके कम्युनिकेशन को और ज्यादा अप्रोचेबल कर सकते हैं, ऐसा प्रयोग किया गया। ये प्रयोग का स्वतः भाषा का धर्म है। उसको जो विद्वानों ने उसको एक थ्योरी में डाला, प्रकृति प्रकाश लिखकर उन बर्रोची ने इसको थ्योराइज किया। जो लोक प्रवृत्ति थी, लोक भाषा का स्वभाव था, उसी को उन्होंने थ्योराइज किया। जैसे महर्षि पाणिनि ने भी थ्योराइज किया। जो अकस्मावरण दीर्घ देवालय देवालय मिलाकर कहते रहेंगे तो देवालय हो ही जाएगा। इसको अकस्मावरण दीर्घ का, अकस्मावरण दीर्घ कोई थोपा हुआ पाणिनि का नियम नहीं है। ये जो भाषा का स्वभाव है, देवालय हो ही जाता है। यद्यपि कहेंगे तो यद्यपि हो ही जाएगा। इक के साथ विहरण करना यह भाषा का स्वभाव है। कुछ कतिपय स्थलों में किया, किंतु बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जहाँ ध्वनियों के परस्पर स्वभाव को पहचान कर उन्होंने उसको थ्योराइज किया, सिद्धांत के तौर में डाला। अर्थात भाषा के स्वभाव को पहचानना, उसको थ्योराइज करना, यह हमारे भाषा वैज्ञानिकों का और भाषाविदों का प्रयोग की क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि रखने के आचार्यों का एक धर्म था। ऐसा ही करते थे, ऐसा नहीं करते थे कि हम कह रहे हैं कि मान जाओ। इसीलिए महर्षि पतंजलि महाभाष्य के प्रथम आन्निक में कहते हैं, लोभ आगम वर्ण विकारज्ञों ही सम्यक वेदांत परिपालयिष्यति। रक्षार्थं वेदानां अध्ययन व्याकरण करते समय वो कहते नहीं है कि पाणिनीय सूत्र को जानने वाला ही वेदों का उसकी रक्षा कर पाएगा, ऐसा नहीं कहते। वो कहते हैं लोप आगम वर्ण विकारज्ञों ही सम्यक वेदांत परिपालयिष्यति। अर्थात भाषा का स्वभाव वर्ण लुप्त हो जाते हैं, महाशय मसा में बदल जाता है। वो स्वभाव है, वो जो लोप होता है उसको समझना आवश्यक है। यहाँ भी लोप का विकार होता है, लोप आगम, वर्णागम हो जाता है, बीच में वर्णागम होते हैं, वर्ण विकार होते हैं, वर्ण का लोप होता है। भाषा का स्वभाव जब ऐसी बात करते हैं, वो महर्षि पतंजलि एक भाषाविद हैं, वैयाकरण पाणिनीय तंत्र के पुरोधा आचार्य मात्र नहीं है, भाषाविद हैं, भाषा के स्वभाव को पहचानते हैं, इसलिए लोक को स्वीकारते हैं। लोक को स्वीकारते हुए तो कहते हैं कि ऐसी इसको पहचानो तो व्याकरण ठीक से, भाषा को ठीक से पढ़ेगा। इसलिए हम लर्निंग पॉइंट पर इसको समझेंगे कि किस किस परिवर्तनों को भाषा में हम देख पाएंगे, भाषा का स्वभाव कैसे बनता है। इसलिए जब इस लोक के बारे में जहाँ यहाँ भी है, जैसे लोक विशेष है, राउलम राउलम दो तरह से मिलते हैं। ये हम देखें किस तरह से लोप हो रहे हैं। और जैसे भाजने भाजनम तो भाणम आया, भाजनम भाणम हुआ या भाणम हुआ। जैसे यावदादिशु तो यावत का जा या जाब, तावत को ता या ताव, ये हम लोग हम देखते हैं। विकारों को वर्ण विकार देख सकते हैं। सरित का सरिया हुआ, वास का वा हुआ। इससे प्राकृत लर्निंग से बहुत बड़ा लाभ है, एक बहुत बड़ा लाभ है। वो क्या है, अगर संस्कृत कोई संस्कृतम पढ़ती तो संस्कृतम जाना, संस्कृत जानता है। प्राकृतम पढ़ती तो उसको दोहरा लाभ है, तो संस्कृत कोई पहचान रहा है। एक साथ तो उसको दो लाभ है, एक साथे वो जो एक बाण में दो काम है, इसलिए दो काम वो कर पाएगा। से सरित को देख पाएगा, सरिया को देख पाएगा। सरिया कैसे बनना और सरित से भी इसका संबंध क्या है, मैं आगे पीछे नहीं बता रहा हूँ, प्रोफेसर पंडित ने बता दिया। आगे कौन पीछे कौन इस विवाद में, इस विषय में हम कृपया न जाए, ये हमारी शक्ति का अपचय है, इसको उसको लाने की आवश्यकता नहीं है। हम सारी भाषाओं का, यह भारतवर्ष इतनी ऊर्जा से भरा हुआ देश है, इतनी शक्तियों से, भाषा के इतने व्यवहारों के आयामों से भरा हुआ है। सबको सबका आनंद लेने का अवसर मिल रहा है, उसको छोड़कर क्यों उसमें जाएं कि कौन आगे कौन पीछे, किससे क्या निकला। लेकिन हम देखते हैं दोनों पार्ट चल रहे हैं, सरित भी चल रही है, बह रही है, सरिया भी चल रही है, तो दोनों को देखने का अवसर प्राकृत लर्निंग एंड टीचिंग, इस लैंग्वेज टीचिंग से प्राप्त हो सकता है। जब आप केवल भाषा पढ़ते हैं, केवल नाटक पढ़ते हैं या जैन धर्म पढ़ते हैं, अभी दो तरह की बात आई कि एक तो जो जैन धर्म के धर्म ग्रंथों की भाषा है, उसके इतर स्थलों में भी, जैसे अभी अभिज्ञान शाकुंतल गोपी सिंह जी ने भी कहा, अभिज्ञान शाकुंतल है, कपूर मंजरी है, मृच्छकटिकम है, भास के नाटकों में भरत ने नाट्यशास्त्र में प्राकृत का उल्लेख किया, प्राकृत के लिए अध्याय बना, उसका उल्लेख किया। आज की ये नहीं है, वो प्राकृत का उल्लेख उसमें अनिवार्य है,
पात्रों के लिए आवश्यक है, यह अनिवार्य अंश कैसे आया, कैसे क्यों आया? क्योंकि भाषा का स्वभाव था, लोग भाषा के रूप में प्रयोग करते, इसलिए उसको साथ से इंसर्ट कर करें। हम कहीं किनारे अलग अलग करते हैं, एनवेलप बनाते हैं, एनवेलप न बनाएं, दोनों को पहचानने की क्षमता बढ़ाएं। इसलिए यह कार्यशाला अत्यंत उपयोगी, टीचिंग और लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग स्टेज पर से हम टीचिंग को पढ़ेंगे, जब हम कुछ सीखेंगे तब कुछ सिखा पाएंगे ना, अन्यथा क्या होगा? अंधे न नियमाना स्थान था, हम स्वयं कुछ नहीं जानते हैं, दूसरों की क्या होता है। इसलिए हम पहले जाने, इसलिए भाष्यकार ने भी कहा निष्कारणो धर्मः षडंगो वेद अध्ययः ज्ञेयश्च। पहले अध्ययन करें तब ज्ञेय की जाए, अध्ययन करेंगे तब तो जानेंगे। इसलिए पहली कोटि अध्ययन है, अध्येय, बाद में ज्ञेय। पहले अध्ययन करना आवश्यक है, अध्ययन का उत्तम अवसर इसीलिए कल्पित है। इस प्रकार से आगम कैसे होते हैं? वक्र, जैसे वक्र का वंकन हुआ, अश्रु का अंशु हुआ, ये अनुस्वार कहाँ से आ गया? अनुस्वार नहीं था। कुछ सामान्य बातों को हम देख सकते हैं। चक्कर का चक्का बना, चक्कर का चक्का बना कहते समय मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो आगे आया था कि चक्का बाद में आया, चक्कर आया कि चक्का आया। लेकिन हम देखते हैं चक्र भी चल रहा है, सुदर्शन चक्र भी चल रहा है, चक्का भी चल रहा है, चक्का जाम हो रहा है, कई जगह हड़ताल के कारण चक्का जाम हो रहा है। चक्का जाम होते समय हम इस लर्निंग टीचिंग में इसी कार्यशाला से, मेरी प्रार्थना है संयोजक महोदय से, कार्यशाला को कार्यशाला बनाएं। कार्यशाला का अर्थ है कार्य किया जाए, संगोष्ठी नहीं, भाषण केवल भाषण नहीं, कार्य किया जाए। इस आप कंटिन्यू करें प्लीज। हाँ, मैं कहना चाहूँगा, मेरी प्रार्थना है, निवेदन है कि कार्यशाला का और संगोष्ठी और समारोह और आदि आदि भिन्नता क्या है। कार्यशाला में आप निश्चित लें कि ये कोई पैराग्राफ लें, इसमें क्या क्या वर्ण विकार हुए, कौन कौन लोग हुए, कहाँ का विकार आया है, क्या हुआ है, किस प्रकार की सौरसेनी या महाराष्ट्री, हम गीत में कैसी का प्रयोग करते हैं। किसी भाषा को लें, बंगला, ओडिया या मगही या भोजपुरी भाषा को लें, भोजपुरी भाषा का भी विकास मगधी से, ओडिया, बंगला और उसमें मैथिली और ये भोजपुरी ये सब भी उसी से है। तो हम किसी भाषा को चुनें, तो उनको चुनते समय लेखें कि देखें कहाँ से आया, कैसे हुआ, इसको मिलने तो कार्य दिखाएं। कुछ यहाँ से निकले हुए हमारे, जैसे प्रोफेसर पंडित जी ने बताया, यहाँ से निकले, प्रबुद्ध होकर निकले, जैसे आए वैसे न जाएं, भर कर जाएं। क्या भरेंगे? कार्य करेंगे, कार्य करेंगे। रोज आप कार्य दें और इन विषयों को आप विषय चुने। प्रोफेसर शर्मा जी हैं, ज्यादा उसके बारे में वही विशेषज्ञ हैं, तो विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन कार्यशाला का नेचर क्या होना चाहिए मैं बताना चाहूँगा कि इसमें यह जो विशिष्टताएं हैं, क्या क्या कॉमन इसमें नेचर आते हैं। इतने प्राकृतों के बीच में स्वतः एक कॉमन नेचर कुछ आता है, जैसे अनुस्वार का सर्वत्र देखना, चतुर्थी और उसमें संबोधन का, चतुर्थी और इसका नहीं रहना, चतुर्थी लोग और षष्ठी है, षष्ठी नहीं है, षष्ठी तो है, चतुर्थी है, चतुर्थी नहीं है, द्विवचन नहीं, चतुर्थी और द्विवचन का नहीं रहना। ये किस प्रकार से हम कहीं जाएं, किसी सौरसेनी में जाएं, महाराष्ट्र में जाएं, पैशाची में जाएं, वहाँ देखें ये पैशाची प्रकृत है, इसमें षष्ठी चतुर्थी नहीं है, द्वितीय द्विवचन नहीं है, उसको देखें, पहचानने का काम करें और उसको कार्य करें। उसमें एक कार्यशाला उदाहरण देता हूँ, कार्यशाला की थी, क्या था गुजरात में कि आप समास पढ़ते हैं, बहुब्रीहि, एक दे दिया द्वितीय सर्ग रघुवंश का, इसमें केवल बहुब्रीहि खोजे और कुछ नहीं, केवल बहुब्रीहि। जैसे अर्जुन ने केवल उस मछली की बाएं आंख को देखा था, उसी तरह केवल वहीं देखे और कुछ नहीं देखे। उपमा अलंकार का किया है कार्यशाला की, क्या कार्यशाला की, क्योंकि उपमा केवल उपमा खोजो, केवल उपमा, इतने सारे श्लोक, 100 श्लोक दे दिए, 100 श्लोकों में उपमा खोजो। उपमा का कौन मालोपमा है, पूर्णोपमा में है, लुप्तो उपमा है, किस प्रकार की उपमा है बताओ, उसका उपमा कौन है, उपमेय कौन है, सादृश्य बात इसको बताओ। अर्थात ये भी कार्यशाला है, ये लर्निंग पॉइंट पर, टीचिंग में नहीं, टीचिंग में प्रोफेसर शर्मा जी बताएंगे, लर्निंग पॉइंट पर कार्यशाला में इन रूपों को आप लें तो उसमें विसर्ग नहीं रहता है। इसमें तो विसर्ग नहीं रहता है, अगर विसर्ग जोड़ दिया जाए या जोड़ा गया होगा तो क्या रूप आएगा, इसकी कल्पना करें।
कल्पना के बाद टीचिंग पॉइंट पर आकर प्रोफेसर शर्मा बताएंगे इसमें क्या मूल रहा होगा, इस तरह से परिवर्तन आकर उसमें ऐसे परिवर्तन आया है। गम्मो या अग्नि का अग्नि हो गया, विसर्ग का लोप हुआ, तो अग्नि कैसे समीकरण होता है, ग कैसे ले लेता है, कैसे आज क्या है, जैसे उदाहरण के लिए कंटा में न दंत्य न ट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो मिसफिट है, मिसमैच है। वर्ग वर्ण कभी भी लेगा तो अंतिम अपने घर का अंतिम वर्ण लेगा, न ट होना चाहिए। हम कंटा लिख देते हैं, कंटा लिख देते हैं तो न ट लिखते हैं, घंटा लिखते हैं तो न ट लिखते हैं, हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? भाषाविद से पूछे, क्योंकि भाषा का स्वभाव है, वो वर्ण का स्वभाव है, वो अपने घर को अपने सगे भाई छोड़ता है, अपने सगे भाई। तोशु कहा था, नेहरू जी ने कहा था गांधी जी से इंदिरा से कि देखो जाकर कैसे कैसे किस प्रकार के परिवर्तनों को सहते हुए यह पत्थर आज इतना बड़ा रहा होगा, हजारों वर्षों की यात्रा करता हुआ ये पत्थर आज देखो उसमें कैसे खुदरेपन कैसे आया है, पानी के कारण कैसे परिवर्तन आता है। अगर वह पेड़ के नीचे पड़ा रहता तो उसका क्या परिवर्तन आता, अगर पहाड़ के भीतर होता तो क्या परिवर्तन होता। इतने परिवर्तनों के भी कई आयाम होते हैं, संस्कारों के भी कई आयाम होते हैं। उन आयाम को खोजने का प्रयास करो, तब उनसे पूछो, अपने दिमाग मत लगाओ, बुद्धि मत लगाओ, उससे पूछो, धैर्य रखो, वहां जाओ, उसके स्वभाव को पहचानो, तब उसको पूछो, तब अपनी यात्रा कथा बताएगा, अपनी कथा कहानी बताएगा। तो इस तरह से करना लर्निंग पॉइंट पर अगर हम इतना लर्न करने के लिए इच्छा शक्ति जो है हम सीख पाए। जैसे मध्यवर्ती व्यंजन का लोप हो जाता है या कम, कारणों का कम हो गया, अर्थात किस तरह